गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं मुलायम सिंह यादव आज आपके लिए एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से हाजिर हूं। दोस्तों आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास में दो चीज़ें अपन यहाँ पर सीखेंगे। पहला जो है एसिडिक सॉइल के बारे में बात करेंगे और नंबर सेकंड जो आपका सॉइल सैंपल होता है, मर्दा नमूना होता है, उस मर्दा नमूने के बारे में अपन बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अपन बात करेंगे जैसे कि पहले जो क्लासें थी उसके अंदर बात करे थे बेसिक सॉइल की। तो यहाँ आज की जो लाइव क्लास है उसके अंदर बात करेंगे जो एसिडिक सॉइल होती है, जो अम्लीय मृदा होती है, उस अम्लीय मृदा के बारे में अपन डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जो एसिडिक सॉइल होता है, एसिडिक जो सॉइल है आपका, एसिडिक सॉइल क्या होता है। तो यहाँ पर एसिडिक सॉइल की बात करेंगे जो आपकी अम्लीय मृदा है। यहाँ डायरेक्ट अपन कहना चाहेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में बाद में पढ़ेंगे। देखो एक होता है आपका H+ आयन और एक होता है दोस्तों आपका OH-। सभी स्टूडेंट्स देखिएगा जो एसिडिक सॉइल है, एसिडिक सॉइल के बारे में अपन बात करेंगे। एक होता है आपका H+, एक होता है OH+। तो देखो यहाँ पर अपन बात करेंगे H+ का जो अर्थ होता है वो होता है हाइड्रोजन आयन और OH- का जो अर्थ होता है वो होता है हाइड्रोक्सिल आयन। यहाँ पर देखिएगा जो H+ जो आयन होता है, ये इन मृदाओं के अंदर H+ आयन की जो सांद्रता होती है वो OH आयन की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। और इन मृदाओं का जो pH है वो सदैव क्या रहता है, 7 से कम रहता है। ऐसी मृदाओं को अम्लीय मृदा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसकी डेफिनेशन पुनः देखिएगा। अपन बात करेंगे मृदा के अंदर एक होता है H+ आयन होता है, एक होता है OH- होता है। तो H+ जो आयन होता है मृदा के अंदर, ये अम्लता को उत्पन्न करता है, जिसके कारण मृदा का जो pH है वो सदैव क्या होता है, 7 से कम हो जाता है। तो ऐसी मृदा है जिसमें H+ आयन की सांद्रता OH- की अपेक्षा अधिक होती है। इन मृदाओं का pH सदैव 7 से कम होता है। ऐसी मृदाओं को एसिडिक सॉइल या अम्लीय मृदा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में देखो बात करेंगे, इसके नीचे एक लाइन और दी गई है। इन मृदाओं का जो pH है वो सदैव 7 से कम रहता है, लेकिन एक्चुअल के अंदर इसकी रेंज की बात की जाए दोस्तों तो रेंज है आपके 4.5 से 6.5 के बीच के अंदर इसकी रेंज होती है। तो ये आपके यहाँ पर एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी अम्लीय मृदा है, अम्लीय मृदा का जो pH होता है वो कितना होता है। तो आपसे पूछा जाएगा 7 से ज्यादा, 8.5 से कम, 8.5 से ज्यादा या आपका 7। तो आपको दोस्तों वहां पर राइट आंसर जो है वो देना है 7 से कम। यहां अपन बात करेंगे एक्चुअल जो इनका pH है वो देखिएगा 4.5 से 6.5 के बीच में होता है। उसके बाद में एसिडिक सॉइल के टाइप्स की बात करेंगे। यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ जो सॉइल है, एसिडिटी जो है, एसिडिक सॉइल है, उसके बारे में अपन डिस्कस करना चाहेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जो अम्लीय मृदाएं हैं वो आपके 2 प्रकार की होती है। हालांकि यहाँ से कोई ज्यादा खास क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। तो यहाँ पर देखिएगा जो पहली जो सॉइल है वो है आपके एक्टिव जो एसिडिटी है। यहां पर देखिएगा एक्टिव एसिडिटी है जिसे अपन सक्रिय अम्लता के नाम से जानते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जिससे इस मृदा के अंदर मृदा विलयन में हाइड्रोजन आयन, जो आपका मृदा विलयन में जो H+ होता है, इस H+ आयन के कारण जो उत्पन्न अम्लीयता है, उस उत्पन्न अम्लीयता को अपन सक्रिय अम्लता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहां पर मैं आपको पुनः बताना चाहूंगा, मृदा विलयन में उपस्थित जो H+ आयन है, इस H+ आयन के कारण जो उत्पन्न अम्लीयता है, इस उत्पन्न अम्लीयता को अपन सक्रिय अम्लता के नाम से जाना जाता है। नंबर जो आपका सेकंड जो एसिडिटी है वो है विनिमय अम्लता। यहाँ पर एक्सचेंज जो एसिडिटी है उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर एक्सचेंज जो एसिडिटी है उसके अंदर अपन बात करेंगे, वह अम्लता जो मृदा संकीर्ण पर, जो मृदा के संकीर्ण होता है, मृदा संकीर्ण पर अधिशोषित H+ आयन तथा Al जो है आपके एल्यूमिनियम जो है आयंस के कारण जो उत्पन्न जो अम्लीयता है, उस उत्पन्न अम्लीयता को अपन एक्सचेंज एसिडिटी के नाम से उसको जाना जाता है। तो यहाँ पर अम्लीयता की बात की जाए तो अम्लीय मृदाओं को 2 भागों में बांटा है। सक्रिय अम्लीयता जिसमें H+ के कारण जो उत्पन्न अम्लीयता है उसे सक्रिय अम्लीयता कहते हैं। एक आती है विनिमय अम्लीयता जिसके अंदर H+ पर शोषित और Al पर आयंस के कारण जो उत्पन्न अम्लीयता है वो कौन सी अम्लीयता है आपके, जिसे विनिमय अम्लीयता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उसके बाद में अपन बात करेंगे जो अम्लीय मृदा है, अम्लीय मृदा का जो पौधों के ऊपर जो प्रभाव है उसके प्रभाव के बारे में अपन बात करेंगे। अम्लीय मृदाओं का पौधों के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो अम्लीय मृदाएं हैं, अम्लीय मृदाओं के अंदर एक होता है आपका कैल्शियम और एक होता है आपका मैग्नीशियम।
अम्लीय मृदाओं के अंदर क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम एलिमेंट्स की क्या रहती है, कमी रहती है। अब मैं एक्चुअल के अंदर आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो फंक्शन है उसके कार्यों की बात करेंगे अपन। यहां पर आपने देखा होगा जैसे आपका प्लांट सेल वॉल होता है, जो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है, पादप कोशिका भित्ति, पादप जो कोशिका भित्ति है, पादप कोशिका भित्ति का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो यहां पर अपन बात करेंगे, बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, पादप कोशिका भित्ति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, कैल्शियम के द्वारा। ये एक प्रकार से जो प्लांट सेल वॉल होती है उसके अंदर दीवार के अंदर ये कार्य करता है। एक आता है, आपने देखा होगा जैसे दाल वाली जो फसलें हैं, दाल वाली फसलों के अंदर दाने निर्माण के अंदर भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो यहां पर जो कैल्शियम है प्लांट सेल वॉल निर्माण के लिए, प्लांट की स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। और इन मृदाओं के अंदर इसकी क्या रहती है, कमी रहती है, जिसके कारण जो प्लांट होता है वो क्या रहता है, आपके कमजोर रहता है। और कमजोर रहता है तो किसान को आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान रहता है। उसी प्रकार जैसे मैग्नीशियम की बात करेंगे तो आपसे पूछा जाए, यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जो क्लोरोफिल होता है प्लांट के अंदर, जो हरा रंग होता है, उस हरे रंग के लिए उत्तरदायी जो आपका जो मोस्टली न्यूट्रिएंट्स है वो कौन सा, आपका मैग्नीशियम। अब इस एसिडिक सॉइल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कम होते हैं। और दोनों न्यूट्रिएंट्स कम होने के कारण क्या होता है, जो प्लांट होता है वो कमजोर रहता है, पीलापन लिए हुए रहता है, उसकी जो नेचुरल जो ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पाती है। ऐसी कंडीशन के अंदर किसान को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब इसके साथ ही देखो कुछ एलिमेंट्स जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों क्या है, आपके जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिससे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है। उसी प्रकार अपन बात करेंगे जैसे आपका कैल्शियम है, इसके अलावा जैसे मैग्नीशियम है और सल्फर है, ये आपके कौन से न्यूट्रिएंट्स, आपके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है। तो अम्लीय मृदा के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आपका सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है, इन सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की यहां पर कमी रहती है और इस कारण क्या होता है कि वहां पर फसल या पौधे कमजोर रहते हैं। दूसरा देखो जो आपकी अम्लीय मृदाएं होती है, अम्लीय मृदाओं के अंदर आपका जो एल्यूमिनियम है, इसके अलावा जैसे फेरस है, इसके अलावा जैसे मैग्नीज है और एक आता है कॉपर है, इनकी क्या रहती है, वहां पर अधिकता रहती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो खुद की उपस्थिति में दूसरे पोषक तत्वों की उपस्थिति के ऊपर एक विषैला प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण पौधों के ऊपर एक साइड इफेक्ट होता है, वो पौधों की ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो यहां पर देखिएगा कि एल्यूमिनियम, फेरस, मैग्नीज और जो कॉपर है, इसकी अधिकता होने पर पौधों के ऊपर विषैला प्रभाव पड़ता है। यहां पर अपन बात करेंगे जैसे एल्यूमिनियम, फेरस, मैग्नीज, कॉपर जो है, ये पोषक तत्व अपनी खुद की अधिक उपस्थिति के कारण दूसरे तत्वों की उपलब्धता को घटा देते हैं, जिसके कारण पौधों को काफी नुकसान होता है। लेकिन जैसे कुछ सपोर्टेड न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो आपका नाइट्रोजन होता है, इस नाइट्रोजन के साइड इफेक्ट होता है, उसको फास्फोरस के द्वारा कम किया जाता है। तो यहां पर जैसे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के साइड इफेक्ट को फास्फोरस ने वहां पर क्या किया, जैसे कंट्रोल किया, उसका वहां पर खराब होने से या इसके साइड इफेक्टों को उसने रोका। उसी प्रकार ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये साइड इफेक्ट को और बढ़ाने का कार्य करते हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे दोस्तों अम्लीय मृदा बनने के जो कारण है, अम्लीय मृदा के प्रमुख जो कारण है उनके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। तो यहां देखिएगा जो एसिड फॉर्मेशन जो है, उनके जो मेजर फैक्टर है यहां पर उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जिससे पहला जो फैक्टर है वो देखिएगा दोस्तों, एक आता है आपका वर्षा की अधिकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिएगा दोस्तों, जैसे अपन बात करेंगे ये आपका एक एरिया है जहां पर वर्षा की बहुत ज्यादा अधिकता होती है। तो ये आपके जो खेत है, उन खेतों में वर्षा की अधिकता के कारण यहां पर क्या होता है, वर्षा की अधिकता के कारण जो क्षार पदार्थ होते हैं, जैसे अपन बात करेंगे एक होता है आपका एसिड और एक क्या होता है बेस। एसिड का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आपके अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड का अर्थ क्या होता है, आपके अम्ल होता है, और बेस का अर्थ क्या होता है, आपके क्षार। तो यहां पर एसिड फॉर क्या है, अम्ल, और बेस फॉर क्या है, आपके क्षार। तो यहां पर देखिएगा जिन क्षेत्रों के अंदर वर्षा की अधिकता होती है, उन क्षेत्रों के अंदर जो आपके जो बेस होते हैं, जो क्षार होते हैं, वो क्या होता है, पानी के साथ लीचिंग होता है उनका, पानी के साथ उनका क्या होता है, अपक्षालन होता है। और अपक्षालन होने के कारण वो क्या हो जाते हैं, मृदा के नीचे के क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो दोस्तों ये देखिएगा कि यहां से जैसे बेस चला गया, क्षार चला गया, तो यहां पर किसकी अधिकता रह जाती है, एसिड की अधिकता रह जाती है, जिसके कारण मृदा के अम्ल बनने की संभावना
क्या रहती है दोस्तों, अधिक रहती है। बिल्कुल आपके बहुत इजी वे में समझ में आया होगा कि ये जैसे आपका एक खेत है जहां पर बरसात की ज्यादा अधिकता होने के कारण वहां पर क्या होता है कि जो आपका सार पदार्थ होता है उसका अपक्षालन हो जाता है और यहां पर एसिड की जो मात्रा है वो क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो एसिड की मात्रा ज्यादा रहने के कारण मृदा की अम्लीय होने की संभावना क्या रहती है, आपके ज्यादा रहती है। उसी प्रकार देखो एक इकोसिस्टम का भी एक फैक्टर मैं मान सकता हूं कि जहां पर बरसात ज्यादा होती है, वनस्पति ज्यादा रहती है, जीव जंतु ज्यादा रहते हैं, तो वहां पर कई प्रकार के जीव जंतु सूक्ष्म जीवों के द्वारा, वनस्पति के द्वारा कई प्रकार के अम्लों का निर्माण किया जाता है, कार्बनिक अम्लों का निर्माण किया जाता है और उन कार्बनिक अम्लों के निर्माण के कारण भी मृदा के अंदर अम्लीयता फैलने की संभावना रहती है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा, कृषि पर्यवेक्षक के जो बैच है ऑनलाइन स्टार्ट कर दिए गए हैं। कृषि पर्यवेक्षक के बैच से जुड़ने के लिए अपना जो अराइज स्टडीज एप्लीकेशन ऐप है इससे जुड़िएगा और अपने जो कोचिंग की जो फैसिलिटीज है उनको लीजिएगा। यहां पर अपन बात करेंगे एसिडिक सॉइल और इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन बात करना चाहेंगे जो सॉइल सैंपल कैसे लिया जाता है, मृदा की जांच कैसे की जाती है, मृदा की जांच की आवश्यकता क्या पड़ी, सॉइल सैंपल किस प्रकार से लेंगे, ये सारी डिटेल्स अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। अपना जो वीडियो है इस वीडियो को, अपनी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने लिंक को अपने दोस्तों के पास भेजिएगा ताकि सभी दोस्तों के पास अपनी क्लास जा सके। दूसरी चीज, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलेगा ताकि एग्रीकल्चर की जितनी भी स्ट्रीम जो है, जितनी भी फैसिलिटीज है इस इंस्टीट्यूट की आप तक पहुंच सके। देखिएगा सेकंड जो आता है आपका, फर्स्ट आपका वर्षा की अधिकता, सेकंड आता है कार्बनिक पदार्थ। यहां दोस्तों अपन बात करेंगे जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थों के डिकम्पोज के बाद में उसमें कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है। तो यहां पर देखिएगा दोस्तों जो कार्बनिक अम्ल है, कार्बनिक अम्लों के निर्माण होने के कारण इस मृदा के अंदर अम्लता की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है और अम्लता की मात्रा बढ़ने के कारण यहां पर जो मृदा है वो फिर से कैसे हो जाती है, आपके अम्लीय मृदा बन जाती है। नंबर 3 है आपका जल निकास। जैसा कि यहां हमने बात की वो है आपके वर्षा की अधिकता। जैसे ये आपका खेत था और इस खेत के अंदर आपने क्या किया दोस्तों, इस खेत के अंदर देखा होगा वर्षा की अधिकता के कारण यहाँ पर जल भर गया और उस जल के भरने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, उस जल के भरने के कारण इसके अंदर जो पानी के साथ जो आपके क्षार पदार्थ थे वो क्या हो गया, आपके अपक्षालित। तो यहाँ पर क्षार पदार्थ के जो अपक्षालित होने के कारण यहाँ पर जो बेस था आपका, क्षार था, वो क्या हो गया, कम हो गया और यहाँ पर एसिड की मात्रा क्या हो गई, ज्यादा। यदि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि खेत के अंदर जो भरा हुआ अतिरिक्त पानी है उस पानी को समय रहते हुए खेत से आउट कर दिया जाए तो वहां पर क्या होता है, क्षार पदार्थों के अपक्षालन की संभावना क्या रहती है, कम रहती है। तो जी हाँ दोस्तों, जल निकास की जो कमी है, जल निकास की कमी के कारण भी मृदा के अंदर अम्लीयता उत्पन्न होती है। उसके बाद में देखिएगा मूल पदार्थ। यहां मूल पदार्थों के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। मूल पदार्थ, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि जो आपके मूल पदार्थ होते हैं, पेरेंटल पदार्थ होते हैं, यहाँ मृदा का जो निर्माण था, मृदा निर्माण का जो मुख्य जो प्रोसेस था उसके अंदर अपन बात करे थे चट्टानों के टूटने या उनके अपक्षय के द्वारा क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जिस मृदा का निर्माण जिस चट्टान के टूटने से हुआ है, यदि वो चट्टान है उसमें एसिडिक जो एलिमेंट्स की मात्रा ज्यादा है, अम्ल वाले तत्वों की मात्रा ज्यादा है, तो दोस्तों उस चट्टान के टूटने के बाद में आपके एसिडिक सॉइल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहां पर क्या है, सीधी सी बात है कि जैसा मूल पदार्थ होगा वैसा उसका प्रोडक्ट होगा। तो उस चट्टान के अंदर, उस मूल द्रव्य के अंदर, उस मूल पदार्थ के अंदर क्या थे, एसिड की मात्रा ज्यादा थी, अम्ल की मात्रा ज्यादा थी। इसके कारण उसके अंदर क्या हुआ है, मृदा के अंदर अम्लता की मात्रा ज्यादा बढ़ी है। तो ये दोस्तों आपके थे अम्लीय मृदा बनने के प्रमुख कारण, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा लवणीय क्षारीय मृदा बनने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो क्या था, वर्षा की कमी। और अम्लीय मृदा बनने का सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है दोस्तों, वर्षा की अधिकता। तो यहां पर अपन बात करेंगे, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, एक आता है आपका क्षार पदार्थों का अपक्षालन। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मृदा से जो क्षार पदार्थ है उन क्षार पदार्थों का अपक्षालन होगा, मृदा के अंदर अम्लता की मात्रा बढ़ेगी और मृदा के अंदर अम्लता की मात्रा बढ़ने के कारण क्या होता है कि वहां पर मृदा के अंदर अम्लता उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट आता है लगातार अम्लीय प्रकृति के उर्वरकों का प्रयोग।
जैसे कि आपने जब लवणीय सारे जो सॉइल पढ़ी वहां आपने देखा होगा कि जो सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट है, ये ऐसे फर्टिलाइजर है जो क्या करते हैं, ऐसे फर्टिलाइजर है जो मोस्टली आपकी लवणीयता सार्यता को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। लेकिन यहां पर जैसे आपने देखा होगा फर्टिलाइजर एक आता है लवणीय सारे प्रकृति का, एक आता है एसिडिक प्रकृति का, और एक होता है आपका उदासीन। जैसे आपने देखा होगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा है 25 से 26% होती है। तो ये क्या होता है, ऐसा फर्टिलाइजर है जिससे मृदा के ऊपर ना अम्लता के ऊपर प्रभाव पड़ता है ना उसके सार्यता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि मृदा के ऊपर उसका साइड इफेक्ट न होने के कारण उसे फर्टिलाइजर को किसान खाद के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर मैं बता रहा था फर्टिलाइजर लवणीय सारे प्रकृति का भी हो सकता है, जिसे सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइट्रेट, जो कैल्शियम नाइट्रेट है, और फर्टिलाइजर आपके एसिडिक जो प्रकृति का भी हो सकता है, जैसे अमोनियम सल्फेट है, आपका यूरिया है, डीएपी है। जैसे आपके बीएचयू के अंदर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, लगातार यूरिया का जो प्रयोग है वो करने से मृदा के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों लगातार यूरिया का प्रयोग करने से मृदा के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, अम्लीय प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। तो ये आपके अम्लीय प्रकृति के उर्वरक है, इनका आप ज्यादा यूज करते हो तो ज्यादा यूज करने के कारण क्या होता है, मृदा जो है वो अम्लीय हो जाती है। एक आता है अम्लीय मृदाओं का प्रबंधन। यहां पर बात करेंगे अम्लीय मृदाओं का जो प्रबंधन है उसके अंदर सबसे पहला जो होता है अम्लीय मृदाओं के प्रबंधन के लिए, जैसे मोस्टली लवणीय सारे मृदाओं को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार लवणीय सारे मृदा के अलावा जैसे अम्लीय मृदा पूछी जाए तो वहां पर जो अम्लीय मृदा है, अम्लीय मृदा के सुधार के लिए मोस्टली जो है आपके चूने का प्रयोग किया जाता है। यहां दोस्तों थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, तो यहां अपन बात करेंगे चूने का प्रयोग करके। यहां पर बात करेंगे चूने का प्रयोग करके। अब जो चूना होता है, कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है, ये दो प्रकार का होता है आपका। यहां एक होता है आपका भुजा हुआ चूना और एक होता है दोस्तों बिना भुजा हुआ। आपसे पूछा जाए दोस्तों कि अम्लीय मृदा जो है, अम्लीय मृदाओं का जो है उसको सुधारने के लिए कुछ रसायन का प्रयोग करेंगे, तो मोस्टली चूने का प्रयोग करेंगे। यहां अपन बात करेंगे चूना दो प्रकार का है, जैसा कि मैंने बताया भुजा हुआ चूना, एक होता है बिना भुजा हुआ चूना। तो आपसे ये पूछा जाए कि मोस्टली चूने का जो है भुजी हुई कंडीशन के अंदर यूज ज्यादा बेटर रहता है या बिना भुजी हुई, तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जो भुजा हुआ चूना है, भुजा हुआ चूना क्या होता है, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए सबसे सुटेबल माना जाता है, क्योंकि बना जो भुजा हुआ चूना है ये कई बार जल से रिएक्शन करके क्या करता है, मिट्टी के अंदर जो आपके अम्लीयता है उस अम्लीयता को उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण मोस्टली चूने के अंदर भी भुजे हुए चूने का ज्यादा यूज किया जाता है। ये यहां से भी क्वेश्चन आने की पूरी आपके एग्जाम के अंदर संभावना है। उसके बाद में देखिएगा जल निकास के द्वारा, जैसे वहां आपने अम्लीय मृदा के अंदर पढ़ा, अम्लीय मृदा के अंदर क्या होता है कि वर्षा की अधिकता के कारण खेत में पानी बहुत ज्यादा भर जाता है, जिसके कारण खेत में पानी भरने के कारण क्या होता है कि वहां पर जो क्षार पदार्थ है वो अपक्षालित हो जाते हैं और मृदा के अंदर एसिड की मात्रा क्या है वो ज्यादा रहती है, जिसके कारण क्या होता है वहां पर कि मृदा के अंदर अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहां पर यदि अपन खेत के अंदर पानी भरे और उस पानी भरने के तुरंत बाद उस पानी को खेत से अपन आउट कर दे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, अम्लीयता से अपने खेत को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट होता है आपके अम्लता रोधी फसलें लगाकर। बहुत गजब का क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, तो यहां अपन डिस्कस करेंगे अम्लता रोधी फसलें कौन सी है। तो आपकी एसिडिक टॉलरेंस जो क्रॉप है, अम्लता रोधी फसलें हैं, उनके अंदर बात करेंगे, जैसे आपका राई है, घास है। बहुत बार आपकी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि निम्न में से अम्लता रोधी फसल कौन सी है, ऐसी फसल जिसके ऊपर अम्लीयता का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे लवणीय सारे मृदाओं के अंदर हमने पढ़ा कि लवणीय सारे मृदाओं के अंदर रेजिडेंस जो आपकी क्रॉप है, जैसे जो है पालक है, चुकंदर है, ढेंचा है, इसके अलावा आपका खजूर है, ये मोस्टली ऐसी क्रॉप है जो लवणीय सारे मृदाओं के अंदर आसानी से उनको लगाया जा सकता है। तो यहां पर घास और राई है, आसानी से इससे लवणीय ये अम्लीय मृदाओं के अंदर आप लगा सकते हो। एक देखिएगा मध्यम अम्लता रोधी जो फसल है उसके अंदर आपके क्या आता है, चावल है, चाय है, आलू है, ये भी मोस्टली ऐसी फसलें हैं जो मध्यम अम्लता को आसानी से सहन
कर सकती है। बहुत बार क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। एक देखिएगा, अम्लीय जो मृदा है, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए मोस्टली जो सारे उर्वरकों का जो प्रयोग है, सारे उर्वरकों का प्रयोग भी कहने का मतलब यहां पर किया जाता है। जैसे यहां सारे उर्वरकों के प्रयोग में जैसे अपन बात करेंगे, सोडियम नाइट्रेट है आपका, कैल्शियम नाइट्रेट है, इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहां मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे आपका अम्ल है, ठीक है, और अम्ल की मात्रा ज्यादा है, तो उसके अंदर उसको बैलेंस करने के लिए इसमें क्या डाल दो आप, सहार, क्योंकि अम्ल का पीएच कितना है, 7 से कम है, क्षार का पीएच क्या है, 7 से ज्यादा। तो दोनों को मिलाने से जो पीएच है वो क्या होता है, बैलेंस होता है। जैसे आगे के चैप्टर के अंदर अपन बात करेंगे अम्लीयता तुल्यांक और क्षारीयता तुल्यांक, आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो यहां पर देखिएगा, अम्लता को कम करने के लिए उसमें क्या कर देते हैं, सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट, ये सारे प्रकृति के फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। जैसे आपने दोस्तों कई बार देखा होगा अपने घरेलू स्तर पर भी क्या होता है, जैसे अपनी सब्जी के अंदर जहां मिर्च की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो मिर्च के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए अपन मोस्टली उसके अंदर क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, मिर्च के प्रभाव को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। उसी प्रकार मृदा की अम्लीयता के प्रभाव को कम करने के लिए थोड़ा सा उसमें क्या डाल देंगे, अपन क्षार डाल देंगे। तो ये क्या होता है, अम्लीयता को बैलेंस करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो आपकी जो अम्लीय मृदा है, अम्लीय मृदाओं के बारे में अपन बात कर रहे थे, अम्लीय मृदा है आपकी कंप्लीट है, उसके बारे में एक बार मैं फिर से आपको रिवीज करवाना चाहूंगा। अम्लीय मृदा जो है, भारत में सर्वाधिक अम्लीय मृदाओं का जो क्षेत्रफल है वो आपके वेस्टर्न बंगाल में है। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करना चाहेंगे, लेकिन अम्लीय मृदा क्या होती है, फसल उत्पादन की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है। अम्लीय मृदाओं को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में, सक्रिय अम्लीयता और एक होता है आपकी जो विनिमय अम्लीयता होती है। उसके बाद में अम्लीय मृदा का पीएच 7 से कम होता है। अम्लीय मृदाओं में मोस्टली कैल्शियम, मैग्नीशियम, न्यूट्रिएंट्स की क्या रहती है, कमी रहती है। अम्लीय मृदा बनने का सबसे बड़ा जो कारण है दोस्तों वो है आपकी वर्षा की अधिकता। और अम्लीय मृदाओं को किस रसायन के द्वारा सुधारा जाता है, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड और मोस्टली बुझावा चूने का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको एक और टॉपिक इसके साथ जोड़ना चाहूंगा। जैसे आपने एक चीज देखी होगी, लवणीय सारे मृदाओं में भी आपने पढ़ा होगा कि जो आपकी लवणीय सारे मृदे हैं, लवणीय सारे मृदाओं का पीएच इतना होता है, विनिमयशील सोडियम की मात्रा इतनी होती है, एक होता है उनका जो विद्युत चालकता का जो मान होता है वो इतना होता है। ये किस प्रकार से जो साइंटिस्ट है वो किस प्रकार से पता चलता है कि अपनी जो मृदा है वो अम्लीय मृदा है, ये लवणीय सारे मृदा है। तो दोस्तों यहां पर अपन बात करेंगे, एक होता है आपका सॉइल सैंपल, जिसको अपन बोलते हैं मृदा नमूना। दोस्तों यहां पर सभी स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान दीजिएगा, अपन बात करेंगे जिससे आपने देखा होगा कि आजकल मैंने बहुत सारे, जैसे मेरे परिक्षेत्र की बात करना चाहूं तो आपने देखा होगा पहले यहां तरबूज है, मेथी है, चना है, इनका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता था। लेकिन वर्तमान के अंदर तरबूज की साइज कम होने लगी, मेथी का प्रोडक्शन कम हो गया, चने का प्रोडक्शन कम हो गया और फसल जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी क्या हुई है, उसमें गिरावट आई है। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, लगातार जो आप खेत के अंदर जो फसल लगाते हो, लगातार फसल लगाने के कारण स्पेशल न्यूट्रिएंट्स की खेतों के अंदर कमी हो जाने से उस खेत के अंदर क्या है, वो फसल पैदा होना क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां पर जैसे अपनी बॉडी की जांच करवाने के लिए कई प्रकार के टेस्ट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपनी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा की जांच करने के लिए अपना जो ब्लड सैंपल लिया जाता है और उस ब्लड सैंपल के अंदर है ना, ये देखा जाता है हीमोग्लोबिन कितना है, इसके अंदर प्लेटलेट्स कितनी है। यहां सारी जांच जो है ब्लड की वो उसी ब्लड सैंपल के द्वारा अपन कर सकते हैं। उसी प्रकार जो मृदा है, मृदा भी कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, इसमें कई प्रकार की बीमारी आती है। तो उन बीमारियों को कंप्लीट देखने के लिए, उसकी जांच करने के लिए अपनी को सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है, सॉइल सैंपल की। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपने अपने जो खेत है, अपने खेतों की जो स्वास्थ्य है, उस स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए आपने जैसे अपने नजदीकी किसी कृषि विज्ञान केंद्र में या किसी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के अंदर आप गए और वहां पर आप जाके वहां मिले जो सोइल साइंटिस्ट है, मृदा का वैज्ञानिक है, उस मृदा के वैज्ञानिक के बारे में आपने वहां पर मुलाकात की और आपने कहा कि सर मैं ये चाहता हूं कि मेरे खेतों की स्थिति क्या है, उस खेतों के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा है, कौन सी फसल लगाना उसमें उचित रहेगा और कौन सी फसल लगाना उसके अंदर आर्थिक दृष्टि से कमजोर होगा। ऐसी चीजों की जानकारी लेने के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाते हो या किसी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर आप जाते हो, वहां सोइल साइंटिस्ट से मिलते हैं। तो देखो वो सोइल साइंटिस्ट क्या कहता है कि भैया आप अपने खेत के अंदर कम से कम 5 जगह से
ये जैसे आपका खेत है तो कम से कम अपन क्या करेंगे, इस खेत के कम से कम 5 जगह से, जैसे ये चारों कोने हैं और एक उसके मिड में से आप क्या करो, लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर डेप्थ में, 10 से 15 सेंटीमीटर डेप्थ के अंदर यहां से मिट्टी निकालो और मिट्टी निकालने के बाद उस मिट्टी को क्या कर दो, आप एक जगह कर दो। कई किताबों में लिखा हुआ रहता है, जैसे सॉइल सैंपल ऐसा भी लिया जाता है। ये जैसे आपका खेत है, इस खेत के अंदर 10 से 20 जगहों पर अपन क्या करते हैं, वी शेप आकृति बनाते हैं और इस वी शेप आकृति के अंदर यहाँ जो है वो सॉइल आप अलग कर लेते हो। ठीक है, तो वी शेप के अंदर यहाँ की जो मिट्टी है उन मिट्टी को क्या करते हो, आप इकट्ठा करते हो। जैसे इस सैंपल से या इस तरीके से आपने क्या की, एक मिट्टी का एक आपने ढेर तैयार कर लिया, जिसे आपने ये एक मिट्टी का ढेर तैयार कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि जो भी आपने मिट्टी ली है उस कंप्लीट मिट्टी को, कहने का मतलब अपन क्या करेंगे, वहां पर किसान के जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां ले जाकर उसको कह देंगे कि भैया ये लो हमारे खेत का जो है मर्दा नमूना, इतनी मिट्टी का वहां पर अपन नहीं लेते। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मर्दा नमूना लेने से पहले भी कुछ कंडीशन होनी चाहिए। जैसे खेत के अंदर आप ये देखो कि हर एक भाग से आप मर्दा नमूना लो, क्योंकि कई बार क्या होता है, ढलान के साथ न्यूट्रिएंट्स कम या ज्यादा होता रहता है। जैसे कई बार पेड़ के नीचे से आपने मर्दा नमूना ले लिया, ढलानदार भाग से आपने मर्दा नमूना ले लिया तो वहां पर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम रहती है। पेड़ के नीचे आपने नमूना लिया, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा रहेगी। या गहराई वाले स्थान से आपने नमूना लिया तो वहां का जो न्यूट्रिकल बैलेंस होता है वो क्या रहता है, ज्यादा। इसलिए ध्यान दे कि आप है ना ज्यादा गीले और ना ज्यादा सूखे, और खेत के हर एक भाग से आपको क्या करना है, मर्दा नमूना लेना है। ठीक है, अब आपने जैसे एक मर्दा नमूना ले लिया, जैसे ये मर्दा नमूना है उसको आप एक ढेरी के रूप में जो था उसको बिल्कुल गोल बांटिए और इसको 4 भागों में बांटते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन चारों भागों में से किसी एक भाग का क्या करते हैं, अपन चुनाव करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर जैसे ये एक भाग का हमने क्या कर लिया, यहां पे सेकंड का क्या कर लिया हमने, चुनाव। फिर से अपन क्या करेंगे, इस नमूने को फिर से वापस सराउंडिंग एरिया में फैलाते हैं और इसको फिर से कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। और इसका चौथा नंबर का जो है, या कोई सा भी आपने 4 में से एक भाग क्या कर लिया, फिर से यहां पर आपने इकट्ठा कर लिया। ये प्रोसीजर जब तक अपनाना है जब तक यहां पर इसका जो भार है वो कितना हो जाए, 500 ग्राम। तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो ये बनता है, मर्दा नमूने का जो भार है वो कम से कम कितना होना चाहिए, 500 ग्राम। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे जो आज तक ये अनजान थे मर्दा नमूना कैसे लिया जाता है, या किताबों में उन्होंने अलग अलग मेथड पढ़े इसलिए कंफ्यूज थे। दोस्तों आपको मैं फाइनली जो मर्दा नमूना है उसका जो पैटर्न बता रहा हूं, इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं, प्रत्येक किसान भी इस वीडियो को देख सकते हैं, अपनी क्लास को, किसानों को भी, आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाकर है ना अपनी जो मर्दा है उस मर्दा की आप जांच करवा सकते हैं, सॉइल सैंपल आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, 500 ग्राम जो था अपना मर्दा नमूना वो लेकर वहां कहां चले गए, अपन उसी कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर चले गए। फर्स्ट जो क्वेश्चन तैयार होता है वो क्वेश्चन ये था, आपके मर्दा नमूने का जो न्यूनतम भार होता है वो कितना होता है दोस्तों, 500 ग्राम। अब इस 500 ग्राम मर्दा नमूने को कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर लेके चले गए। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान का पहला जो केवीके था वो उसकी स्थापना 1976 के अंदर पांडिचेरी में हुई, और राजस्थान का जो पहला जो केवीके था वो राजस्थान का पहला केवीका जो था वो कहां था, आपके 1976 के अंदर, और वो था आपके फतेहपुर सीकर के अंदर। तो यहां पर देखिएगा 1974 में फर्स्ट केवीके था, और यहां पर 1976 के अंदर 2 साल बाद में फतेहपुर सीकर अपने राजस्थान जो है, राजस्थान का पहला केवीके यहां पर स्थापित किया गया। तो यहां पर जो 500 ग्राम जो मिट्टी है, इस सैंपल को अपन क्या करते हैं, केवीके में ले जाते हैं और उसी साइंटिस्ट के पास इसको ले जाके कहते हैं कि साहब ये लो हमारी मर्दा जो है, इस मर्दा का जो नमूना है ये लो। अब क्या होता है, आपने देखा होगा कि ये जैसे इस नमूने की पैकिंग है, आपने देखा होगा किसान का नाम, गांव की स्थिति, गांव के किस दिशा में उसका खेत है, खसरा नंबर। आपने देखा होगा खसरा नंबर जो है, अपनी जो जमीन है प्रत्येक जमीनों के खसरा नंबर है और उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं कि अपनी जो जमीन है उसका क्या रिकॉर्ड है, वो भी उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड है। तो उसके आधार पे इसके ऊपर उसकी पूरी डिटेल्स उसके ऊपर दी जाती है। अब अपने को क्या करता है जो साइंटिस्ट है वो ये कहता है 3 दिन बाद में आप आइएगा, ठीक है, 3 दिन बाद में आइएगा। ये क्या करता है, 3 दिन तक इस मर्दा के नमूने को पानी से भरे हुए एक बीकर में डालता है।
अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि इस मर्दा नमूने को कितने समय तक पानी के अंदर रखा जाता है। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया। मेरे को क्लियर याद नहीं आ रहा, जेट या सुपरवाइजर दोनों में से किसी एक एग्जाम में पूछा गया है कि मर्दा नमूने को कितने समय तक पानी के अंदर रखा जाता है। तो पहला तो था 500 ग्राम नमूना कितने समय तक पानी में रखा जाता है, यहां 48 से 72 घंटे। और दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा इस विलियन का ये जो टेम्परेचर होता है वो कितना है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे कि आपने पढ़ा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे मर्दा की संतृप्त निचोड़ की विद्युत चालकता का मान ये, पीएच ये, विनिमयशील सोडियम की मात्रा। तो ये देखिएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे मर्दा के संतृप्त निचोड़, इसका ये जो आपका सोइल था उस संतृप्त निचोड़ जो है उसकी जो भी वैल्यू आती है, अम्लीय आती है, क्षारीय आती है, लवणीय क्षारीय आती है, जो भी है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये हमने इस विलियन के अंदर या इस पानी के अंदर अपनी जो सोइल है उसको क्यों रखा। तो मर्दा के ऊपर जो भी आइंस थे, आपने देखा होगा सोडियम था, क्लोराइड था, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स थे उसके सोइल पार्टिकल से उनका दूर जाना बहुत जरूरी है। तो उसकी जो है उसके अंदर सोइल पार्टिकल से उसके अम्लीयता को, क्षारीयता को, आयंस को वहां से हटना जरूरी था, उसकी सोल्युबिलिटी को चेक करना जरूरी था। उसके बाद में आपने देखा होगा जिसे आपने देखा होगा जो लैब होती है, लैब के अंदर सोइल टेस्टिंग के लिए पीएच मीटर अलग होता है, विनिमयशील सोडियम की मात्रा ज्ञात करने का यंत्र अलग होता है। इसी प्रकार जो आपकी इलेक्ट्रिकल जो कंडीशन जो होती है, विद्युत चालकता होती है, उसको जांच करने की अलग मशीन होती है। और उन मशीनों के द्वारा जैसे सैंपल नंबर जो अपना फर्स्ट है उसके बारे में आया कि इस जो सैंपल है, इस सैंपल की मर्दा है उसकी विद्युत ये आपका जो पीएच है 7 से कम है और इस मर्दा में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा क्या है, कम है। तो अपन क्या करेंगे, इस मर्दा को सुधारने के लिए इसके अंदर अम्लीय मर्दा है समझ जाएंगे और इस अम्लीय मर्दा का जो मैंने अभी आपको बताया मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जल निकास के द्वारा चूने को मिलाकर, और इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की पूर्ति अपन करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, जिस प्रकार मनुष्य के, पशु के, वनस्पति के बीमार होने की संभावना ज्यादा रहती है दोस्तों, उसी प्रकार मर्दा में भी कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। बढ़िया प्रोडक्शन लेने के लिए अपने को क्या करना होगा, अपनी जो भी खेत है उन खेतों को क्या करना होगा, उनका सैंपल लेना होगा। सैंपल लेने के बाद में जो भी मैंने प्रोसीजर बताई उस प्रोसीजर के द्वारा अपन सैंपल लेते हैं और पास के नजदीकी अपन केवीके में जाके अपनी मर्दा का सोइल टेस्ट अपन करवा सकते हैं और उससे अपन ये देख सकते हैं अपनी मर्दा के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स का अनबैलेंस है और उन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने का अपन प्रयास करेंगे ताकि मर्दा की जो सोइल प्रोडक्ट ये फर्टिलिटी होती है वो लंबे समय तक बनी रहे। तो दोस्तों आज की जो क्लास है, आज की क्लास के अंदर हमने बात की थी एसिडिक सॉइल और एक आता है सोइल सैंपल, जो मैं मान रहा हूं मेरे जितने भी वाचिंग स्टूडेंट्स हैं आज की क्लास को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास को मैंने आपको समझाने का, आपके माइंड में बैठाने का पूरा प्रयास किया है। तो दोस्तों इस क्लास को वीडियो देखने के बाद में या बीच में जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को पुनः एक बार देखें, अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को भेजिएगा और अपनी क्लास को है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा ताकि अपना जो मटेरियल है सभी विद्यार्थियों तक पहुंच सके। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय राइज, जय किसान।